हेलो एवरीवन। तो ये है आपकी पेडागोजी मास्टर सीरीज की क्लास नंबर 7। और ये सीरीज आपको पहले भी जैसा कि मैंने बताया है कि डिटेल में पेडागोजी में हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं सारी चीज़ों को। और आज की क्लास का टॉपिक है आपके कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जनरल स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। इससे पहले वाली क्लास आपको अगर आपने अटेंड की होगी तो आपको पता भी होगा, इससे पहले की क्लास में हमने क्या डिस्कस किया था। अलग अलग तरह के डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग जो डिफरेंट स्टेजेस जिन 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 लोगों ने दी हैं वो हमने सारी चीज़ें इससे पहले वाली क्लास में डिस्कस कर ली थी। ठीक है। हरलॉक ने 7 स्टेजेस दी हैं, रॉस ने 4 स्टेजेस दी हैं, कॉलसैनिक ने 8 स्टेजेस दी हैं, इस तरीके से कॉले ने 12 स्टेजेस दी हैं। तो ये सारे स्टेजेस कौन कौन से व्यक्ति ने कितनी स्टेजेस दी हैं ये हम पढ़ चुके थे। और अब और उसके बाद मैंने आपको कुछ जर्नल स्टेजेस भी बताई थी, क्योंकि मैंने कहा था कि भाई इतनी सारी स्टेजेस हैं तो हम सारी की सारी तो याद नहीं रख सकते। और ना ही मतलब सब में डेट टाइम सब अलग अलग है, किसी ने 2 वर्ष तक बताया है, किसी ने 3 वर्ष बताया है, मतलब सबने जो एजेस बताई हैं वो काफ़ी उसमें थोड़ा बहुत डिफरेंस है। तो एक जर्नल स्टेज क्या होनी चाहिए, एक सामान्य स्टेजेस क्या होनी चाहिए, ये हमने पढ़ा था। अब उन्हीं सामान्य स्टेजेस की कैरेक्टरिस्टिक्स को आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, क्योंकि हर एक स्टेज में कुछ ना कुछ बदलाव हो रहे हैं, कुछ ना कुछ उनकी विशेषताएं हैं। उन स्टेजेस को कुछ ना कुछ संज्ञा दी गई है, यानी कुछ लोगों ने उनको कुछ नाम दिया है कि भाई इन्फेंसी है तो इन्फेंसी में आपके बच्चे के अंदर ये बदलाव देखने को मिलते हैं, या उसकी ये विशेषताएं हैं। तो इस तरीके से हर एक स्टेज जो है, हर एक स्टेज की अपनी अपनी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कुछ उनके नाम हैं, कुछ उनके बारे में जानकारी है। तो वो सारी चीज़ें आज हमें यहाँ पर समझनी है। ठीक है। तो ये थी वो जनरल स्टेजेस। ये 5 वो जनरल स्टेजेस थी जिसके बारे में हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था कि आपको बस ये 5 जनरल स्टेजेस याद रखनी है ना। और इसमें से भी ये जो 4 स्टेज हैं ये आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहीं से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। प्री नेटल से ज़्यादा क्वेश्चंस आपके नहीं आते। ठीक है। ज़्यादा क्वेश्चंस आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे, इन्फेंसी, चाइल्डहुड और एडोलेसेंस। ठीक है। इन दोनों को मर्ज कर दें तो ये भी एक ही स्टेज है, चाइल्डहुड। तो यहाँ पे बेसिकली सिर्फ 3 स्टेज हुई हैं आपके पास, इन्फेंसी, चाइल्डहुड और एडोलेसेंस। ये 3 स्टेज जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से ही सारे क्वेश्चंस आपके बनते हैं। प्री नेटल से रेयर रेयर मतलब रेयरली क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। तो आज इन सारे स्टेजेस की कैरेक्टरिस्टिक्स हमें यहाँ पर समझनी है। ठीक है। तो आज की कहानी शुरू करते हैं फिर हम प्रीनेटल पीरियड से, यानी प्रसव पूर्व अवस्था से। ठीक है। देखते हैं प्रसव पूर्व अवस्था क्या है और इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। प्रसव पूर्व अवधि प्रसव पूर्व अवधि वह अवधि है जो बच्चे के समय जन्म से 40 सप्ताह पहले की होती है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, प्रीनेटल पीरियड का जो टाइम पीरियड है वो कब कब तक का है, जन्म से पहले जो 40 सप्ताह हैं, जब माँ के गर्भ में बच्चा होता है, वो समय कहलाता है प्रीनेटल पीरियड, है ना। ये बात तो हम जानते ही हैं पहले से। 9 महीने और 10 दिन का लगभग का ये समय होता है। तो इस समय को हम कहते हैं प्रीनेटल पीरियड। और ये जो है अनुवांशिकता से काफी प्रभावित है, यानी हेरिडिटी का इन्फ्लुएंस इस पे बहुत ज्यादा होता है। जो माता पिता के जीन्स होते हैं उसका प्रभाव इस पे बच्चे पे होता है इस समय काल में। ठीक है। टाइम पीरियड मैंने आपको बता ही दिया, जन्म से पहले का जो समय है वही वही पीरियड कहलाता है प्रीनेटल पीरियड। ठीक है। और प्रीनेटल पीरियड को हम 3 स्टेजेस में डिवाइड करते हैं। ठीक है। 3 स्टेजेस हैं, जर्मिनल, एम्ब्रियोनिक स्टेज और फीटल। ठीक है। ये 3 स्टेजेस का नाम है, जर्मिनल स्टेज, एम्ब्रियोनिक स्टेज और फीटल स्टेज। प्रसव पूर्व अवस्था को 3 भागों में बांटा जाता है। अब जर्मिनल को कहते हैं बीजा अवस्था, जो शुरुआत से लेकर के 2 सप्ताह तक का समय है। ठीक है। 0 to 2 वीक्स का जो टाइम होता है वो कहलाता है बीजा अवस्था। उसके बाद फिर उसके बाद का जो अगला 3 सप्ताह से लेकर 8वें सप्ताह तक का जो टाइम है वो कहलाता है पिंडावस्था। ठीक है। और फिर 8वें के बाद 9वें सप्ताह से जब तक जन्म नहीं होता बच्चे का तब तक का जो समय है वो कहलाता है भ्रूणावस्था, यानी गर्भस्थ शिशु की अवस्था। ठीक है। यहाँ पे जर्मिनल स्टेज वो है जब बच्चा एक सिर्फ छोटा सा सेल है। ठीक है। एक छोटा सा बीज कह सकते हैं आप, एक तरीके का, बिल्कुल एक सीड की तरह, बिल्कुल छोटा सा जब होता है एक तो उसको कहते हैं यहाँ पे जर्मिनल स्टेज या फिर बीजावस्था। ठीक है। फिर धीरे धीरे जब उसमें थोड़ा डेवलपमेंट होता है, उसके जो पार्ट्स हैं बॉडी के वो थोड़े बहुत डिफ्रेंशिएट होने शुरू हो जाते हैं, अलग से दिखने लगता है कि हाँ कोई एक ऑर्गेनिज्म है। वो जो समय होता है वो 3 से 8 हफ्तों का होता है और वो होता है पिंडावस्था। और उसके बाद फिर और ज्यादा डेवलपमेंट होता है बच्चे में, और बच्चा जो है मतलब एक बच्चे के रूप में उसकी बॉडी डेवलप हो जाती है, उसके हाथ पैर, उसके सेक्स ऑर्गन्स, उसके आंख नाक और उसके जो
मेन जो ऑर्गन्स है, इंटरनल ऑर्गन्स, वो सारे जो हैं वो डिफरेंशिएट हो जाते हैं, वो अलग अलग हो जाते हैं और दिखने लगते हैं, यानी ऑब्जर्व करने लायक हो जाते हैं। और इसी इसी दौरान जो है वो बच्चा पूरा एक बच्चे के रूप में जो विकसित हो जाता है और जन्म के लिए तैयार हो जाता है। तो इस तरीके से प्रीनेटल पीरियड को 3 भागों में बांटा गया है। इन 3 भागों को भी थोड़ा थोड़ा सा हम समझेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर जो है हमें सारी चीज़ों को डिटेल में पढ़ना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर हमें सारी चीज़ें अच्छे से समझनी है। लेकिन सीटेट में तो सिर्फ हमने डायरेक्ट इन्फेंसी प्रीनेटल पढ़ा, उसके बारे में थोड़ी बहुत कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी, फिर हम इन्फेंसी पे चले जाते हैं। लेकिन अगर आपको हायर एग्जाम्स के लिए पढ़ना है तो आपको थोड़ा सा डीप पढ़ना पड़ता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जर्मिनल स्टेज यानी कि बीजावस्था की। कॉन्सेप्शन अकर्स व्हेन अ स्पर्म फर्टिलाइज एन एग एंड फॉर्म अ जाइगोट, ठीक है। आपको पता है कि जो कॉन्सेप्शन, जो गर्भधारण की जो प्रक्रिया है वो कैसे होती है, जब मेल और फीमेल का फर्टिलाइजेशन का जो प्रोसेस होता है, उसके बाद वहां से जाइगोट फॉर्म होता है फीमेल बॉडी में, ठीक है। फीमेल बॉडी में एक छोटा सा सेल जो होता है, जो छोटा सा सेल जो आगे चल के बच्चा बनेगा, उसी को कहते हैं जाइगोट, ठीक है। जो फीमेल्स के एग्स के फर्टिलाइज होने पे बना था उसको कहते हैं जाइगोट। हिंदी में भी इसे जाइगोट ही कहेंगे। और जो कुछ वर्ड्स, मतलब इंग्लिश में ऐसा होता है कि आपको बहुत सारे वर्ड्स नहीं, सिर्फ एक वर्ड याद रखना पड़ेगा। हिंदी में हो सकता है इन वर्ड्स का मतलब आपको थोड़ा बहुत अलग मिल जाए, ठीक है। और ये कब से कब तक का समय है? कॉन्सेप्शन से लेके 2 सप्ताह तक का समय, ये मैंने आपको बता दिया। जर्मिनल पीरियड कॉन्सेप्शन से 2 सप्ताह तक का टाइम होता है। इस बीच होता क्या है कि पहले तो बेबी जो है एक छोटा सा सेल होता है, ठीक है, एक छोटा सा सेल होता है, सिर्फ एक सिंगल सेल। और धीरे धीरे वो ग्रो होना शुरू होता है और अलग अलग उसमें सेल्स में, मल्टीपल सेल्स में डिवाइड होना शुरू हो जाता है। क्योंकि ह्यूमन बॉडी क्या है, ह्यूमन बॉडी में बहुत सारी सेल्स हैं, है ना, बहुत सारी छोटी छोटी सेल्स हैं, कोशिकाएं हैं, सेल्स को कहते हैं हिंदी में कोशिकाएं। बहुत सारी छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर एक ह्यूमन बॉडी बनती है। तो जो एक सिंगल सेल है बच्चे का, वो अब धीरे धीरे मल्टीपल सेल में डिवाइड होना शुरू हो जाता है दूसरे सप्ताह के आते आते, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी जो मेन, इस स्टेज में मेन क्या है, मेन बात यही है कि एक छोटा सा सेल है पहले, वो ह्यूमन बॉडी, और फिर धीरे धीरे वो अलग अलग सेल्स में डिवाइड होकर के एक ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चर लेना शुरू हो जाती है। अब यहाँ पे बताया गया है कि जाइगोट क्या होता है। तो जाइगोट है फर्टिलाइज्ड एग, ठीक है। फीमेल बॉडी में जो फीमेल बॉडी में जो एग्स होते हैं, जब वो फर्टिलाइज हो जाते हैं तब फॉर्म होता है जाइगोट। इसके बाद अगली स्टेज हमने पढ़ी थी एम्ब्रियोनिक स्टेज, जो कब से कब तक की थी, वो 2 सप्ताह तक की थी, और ये तीसरे सप्ताह से लेकर के 8वें सप्ताह तक, ठीक है, 3rd वीक से 8 वीक, 8 वीक तक का, यानी 8वें सप्ताह तक का जो समय है वो कहलाता है पिंडावस्था। अब वहां पे हमने देखा था कि मल्टीपल सेल्स बन चुकी थी इससे पहले। अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो है बच्चे की जो अलग अलग ऑर्गन्स हैं वो इस अलग अलग होने शुरू हो जाते हैं, डिफरेंशिएट होने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। जैसे बच्चे का दिमाग विकसित होना शुरू हो जाता है, बनना शुरू हो जाता है, उसके जो ऑर्गन्स हैं, जो उसकी बॉडी है, वो थोड़ी थोड़ी सी डिफरेंशिएट होने लग जाती है, दिखने लग जाता है कि हाँ उसके हाथ पैर इस तरीके की कुछ चीजें, ठीक है। यानी वो ऐसा फील, ऐसी चीजें पता चलने लग जाती हैं कि एक ऑर्गेनिज्म है, वो ऑर्गेनिज्म के रूप में आने लग जाता है। अपॉन इम्प्लांटेशन द मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एम्ब्रियो। अब ये जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म अब फॉर्म हो रहा है, पहले वहां पे क्या था, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, है ना। फिर सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म अलग अलग सेल्स में डिवाइड होना शुरू हुआ, और अब ये एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, यानी बहुत सारी कोशिकाओं वाला एक ऑर्गेनिज्म के रूप में दिखने लग जाता है, और इसी को कहते हैं हम एम्ब्रियो, ठीक है। ये ध्यान रखना, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के फॉर्म में जब ये बच्चा आ जाता है इस स्टेज में, तो इसी को कहते हैं एम्ब्रियो, और उसी के नाम पे इस स्टेज का नाम पड़ा है एम्ब्रियोनिक स्टेज, ठीक है। ये हुई इसकी बात। एम्ब्रियो इज एन ऑर्गेनिज्म इन द अर्ली स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, यानी कि ये किस तरह का ऑर्गेनिज्म है, जब जो चीजें हैं वो बिल्कुल डेवलप हो रही हैं, अभी डेवलप हुई नहीं है, ये एक अर्ली स्टेज है, जब वो ऑर्गेनिज्म डेवलप होगा और आगे चल के एक बेबी का रूप लेगा, ठीक है, एक बेबी के रूप में डेवलप होगा। ब्रेन डेवलपमेंट स्टार्ट्स इन दिस स्टेज। अगर आपसे पूछा जाए कि बच्चे का जो ब्रेन है वो कब विकसित होना शुरू होगा, तो आप क्या कहेंगे, पिंडावस्था, यानी कि एम्ब्रियोनिक स्टेज में आपका ब्रेन डेवलपमेंट शुरू हो जाता है। उसके बाद आती है तीसरी स्टेज, फीटल, ठीक है। फीटल, वहां पे मैंने आपको बताया 8वें हफ्ते तक की बात थी, और ये वो टाइम पीरियड है जब 9वां हफ्ता
9वें हफ्ते से लेकर के बर्थ तक का जो टाइम पीरियड होता है वो कहलाता है फीटस, यानी एक भ्रूण। हिंदी में से भ्रूण कहते हैं जो बच्चा मतलब बिल्कुल बच्चे की आकार में शेप में आ जाता है, पूरा एक क्लियरली डिफरेंशिएट होने लगता है, अलग से पता चलने लगता है कि हाँ ये बच्चा अब बन चुका है। उसके सेक्स ऑर्गन्स भी वहां पे डिफरेंशिएट हो जाते हैं, जिससे ये पता चल जाता है कि वो बच्चा मेल चाइल्ड है या फीमेल चाइल्ड है। ठीक है, हालांकि ये चीजें अब बैन है और इंडिया में इसे कानून अपराध बताया जाता है, और ये चीज कर नहीं सकते ऐसा कि डॉक्टर आपको बता दें। When the organism is about 9 weeks old, embryo is called fetus। ठीक है, अब इस स्टेज में उस ऑर्गेनिज्म को क्या कहने लग जाते हैं? फीटस कहने लग जाते हैं, या फिर हिंदी में कहें तो भ्रूण कहने लग जाते हैं। ठीक है, एम्ब्रियन उससे पहले जो पहली स्टेज थी वहां पर वो सिर्फ एक सिंगल सेल था। फिर एम्ब्रियोनिक सेल, एम्ब्रियो एम्ब्रियोनिक वाले जो स्टेज आई उसमें उसको हम एम्ब्रियो कहने लग गए, और अब फीटल वाली जो स्टेज आई उसमें हम इसको फीटस कहने लग गए। एट दिस स्टेज ऑर्गेनिज्म इज अबाउट द साइज ऑफ किडनी बीन। इस दौरान जो बच्चा होता है वो कितना बड़ा होता है? एक राजमे के आकार का होता है, राजमे के साइज जितना होता है बच्चा। ठीक है, इस दौरान फीटल के आकार में, और फिर धीरे धीरे वो बड़ा होता है और डेवलप होता है और एक रिकॉग्नाइजेबल फॉर्म ऑफ ह्यूमन बीइंग ले लेता है, यानी कि अब उसे रिकॉग्नाइज किया जा सकता है, उसे पहचाना जा सकता है, और उसे देख के बताया जा सकता है कि हाँ ये एक ह्यूमन बीइंग है, और ह्यूमन बीइंग के शेप में उसके हाथ पैर सब डेवलप हो जाते हैं इसी स्टेज में, जन्म होते होते तक। ठीक है, तो ये कहानी थी इस स्टेज की। बिटवीन 9 to 12 weeks रिफ्लेक्सेस बिगिन टू अपीयर। 9 से 12 हफ्तों के बीच में जो रिफ्लेक्सेस हैं, रिफ्लेक्सेस क्या होते हैं? जैसे बच्चे का पैर मारना पेट में, है ना, और उसके धड़कन का चलना, और भी इस तरीके की जो रिफ्लेक्सेस हैं वो 9 से 12वें हफ्ते के बीच में शुरू हो जाते हैं दिखना। ठीक है, 9 से 12 हफ्ते में माँ के गर्भ में जो बच्चा होता है वो थोड़ा थोड़ा मूवमेंट करना शुरू हो जाएगा, और वो आपने सुना होगा ना कि पेट में बच्चा किक करता है, तो वो जो एक्टिविटीज हैं वो सारी इस वक्त 9 से 12 हफ्तों के बीच में महसूस की जा सकती हैं। ठीक है, और बच्चे का हार्ट भी चलना शुरू हो जाता है, हार्ट भी डेवलप करना शुरू हो जाता है। हार्ट बीट आपको सुनाई देगी अगर आप बच्चे के हार्ट बीट को इस वक्त सुनेंगे तो। द आर्म्स एंड लेग्स स्टार्ट टू मूव। वही बात जो मैंने आपको बताई, वो बच्चा हाथ पैर चलाने शुरू कर देगा अपने इस टाइम में। ड्यूरिंग द सेम टाइम सेक्स ऑर्गन्स बिगिंस टू डिफरेंशिएट। अब यहाँ पर सेक्स ऑर्गन्स भी जो बेबी के हैं वो डिफरेंशिएट हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे, और उससे ये बात पता चल जाएगी कि वो मतलब बेबी मेल चाइल्ड है या फीमेल चाइल्ड। वो चीजें भी इस वक्त तक पता लगाई जा सकती हैं। डबल इन साइज फ्रॉम 16 to 28 weeks। अब जो 9 से 12 तक का समय था उसमें वो बच्चा कैसा था? एक सिर्फ एक छोटे से राजमा राजमा जो आपने देखा होगा ना, राजमा आप जानते होंगे, राजमा के दाल के आकार का था वो, छोटा सा राजमा जैसा। लेकिन 16 से 28 हफ्तों के आते आते तक वो काफी बड़ा हो जाता है, और लगभग दुगना उसका उसका आकार हो जाता है, और एक वो बेबी का फॉर्म जो है रिकॉग्नाइज फॉर्म लेने लग जाता है। बाई 36 weeks फीटस इज ऑलमोस्ट रेडी टू बर्थ। और 36वें हफ्ते तक जो फीटस है वो लगभग लगभग बर्थ के लायक हो जाता है, यानी जन्म के लायक हो जाता है, जन्म के लिए तैयार हो जाता है। फीटस कंटिन्यू टू गेन वेट एंड ग्रो अंटिल 40 weeks। और 40 हफ्तों के आते आते तक उसमें वेट और वजन और उसका जो ग्रोथ है वो काफी हो जाता है, यानी जन्म के लिए बिल्कुल तैयार हो जाता है 40 हफ्ते तक। ये बात मैंने आपको पहले भी बताई थी कि 0 to 40 weeks तक का ये टाइम पीरियड होता है 40 हफ्तों का। ठीक है, जो 9 महीने का टाइम है वो कितना? 40 हफ्ते का टाइम है। और यहाँ पे बिल्कुल अलग अलग करके आपको बता रखा है कि 9 से 12वें हफ्ते तक वो उसके रिफ्लेक्सेस दिखने लगेंगे, 16 से 28 हफ्ते तक उसका साइज बिल्कुल डबल हो जाएगा और सारी चीजें डिफ्रेंशिएट होकर अलग अलग आपको दिखने लगेंगी, बच्चा हाथ पैर मारने लग जाएगा। 36वें वीक तक जो है फीटस जो है वो जो बेबी है वो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट रेडी होगा बर्थ के लिए, लेकिन 40वें हफ्ते तक जो है डिलीवरी होती है, और उस टाइम तक जो बच्चा है वो लगभग लगभग अपना वेट और जो उसका हाइट वेट है वो सब ग्रो कर चुका होगा। तो ये कहानी थी फीटल की। और इसमें यानी कि फीटल में मैंने आपको 3 बातें समझाई, एक बार मैं दोहरा देता हूँ।
कहाँ गया? हाँ, प्रीनेटल पीरियड में प्रसवपूर्ण अवस्था में मैंने आपको 3 स्टेज समझाई, जर्मिनल स्टेज, एम्ब्रियोनिक स्टेज और फीटल स्टेज। ठीक है, 0 से 2 हफ्ते जर्मिनल होगा, 3 से 8 हफ्तों तक एम्ब्रियोनिक होगा और 9 से 40वें हफ्ते तक, 9वें हफ्ते से लेकर के 40वें हफ्ते तक वो फीटल स्टेज में रहेगा। तो ये तीनों मिला करके हो जाती हैं प्रीनेटल स्टेज, यानी कि प्रसव पूर्व अवस्था, या फिर जिस वक्त बच्चा जो है माँ के गर्भ में होता है। अब इसके बाद बच्चे का जन्म होगा, जिसे हम कहेंगे इन्फेंसी। ठीक है, जब बच्चे का जन्म हो जाएगा तो वो काल कहलाता है इन्फेंसी, जिसे हिंदी में कहते हैं शैशवावस्था। और ये 0 to 2 years का समय होता है, यानी कि जन्म से लेकर के 2 साल तक का जो समय है वो इन्फेंसी कहलाएगा, यानी शैशवावस्था कहलाएगा। द चाइल्ड इन दिस स्टेज इज कॉल्ड नियोनेट। इस स्टेज में, यानी कि इस चरण में जो बच्चा होता है उसे नवजात कहते हैं। आपने सुना भी होगा नवजात शिशु है या नवजात बच्चा है। तो इस काल में, यानी इन्फेंसी के टाइम पीरियड में, 0 से 2 years का जो टाइम पीरियड है, इसमें बच्चे को नवजात कहा जाता है। ठीक है, नियोनेट कहा जाता है। और ये जो टाइम पीरियड है ये काफी क्रिटिकल टाइम पीरियड भी होता है, क्योंकि यहाँ पर बच्चा जो है एकदम से एक नए एनवायरनमेंट में आया है। पहले वो माँ के गर्भ में था, चारों तरफ से एक क्लोज एनवायरनमेंट था उसका, और अब अचानक से वो एक नए एनवायरनमेंट में आ जाता है। इसलिए ये जो क्रिटिकल टाइम पीरियड भी होता है ये। एवरेज वेट, बच्चे के जन्म के समय जो उसका एवरेज वेट होता है वो लगभग 7 से 8 पाउंड का होता है, या 2.5 किलो से लेकर के 3.5 या 4 किलो तक के बीच में होता है वो बच्चा। ठीक है, लगभग आप मान के चलिए 3.5 या 4 केजी का बच्चा अगर है, आप छोटा बेबी, तो वो एक हेल्दी बच्चा कहलाता है। ठीक है, और उसकी जो हाइट होगी वो कितनी होगी, 19 से 20 इंच, या फिर 45 से 50 सेंटीमीटर। एक 30 सेंटीमीटर वाला स्केल आपने देखा होगा ना, लगभग 1 हाथ का होता है, तो उससे थोड़ा ज्यादा, लगभग आपके 1 हाथ जितना, एक बड़े व्यक्ति के हाथ जितना वो बच्चा, छोटा बेबी होता है। ठीक है, तो ये उसका वेट है लगभग 2.5 से 3.5 केजी के बीच में, अगर, या फिर आप 3 से 4 केजी कह सकते हैं। इस बीच में अगर एक बच्चा है तो वो हेल्दी बच्चा होता है, और उसकी हाइट ये है। आगे देखते हैं, चाइल्ड स्पेंड 80% ऑफ टाइम इन स्लीपिंग। जो बच्चे होते हैं इस दौरान, शैशवावस्था के दौरान, वो अपना 80% समय, यानी 80% समय उनका जो होता है वो पूरा सोने में जाता है। सोने में, या फिर वो यॉर्निंग कर रहे होते हैं। यॉर्निंग मतलब जम्हाई लेना। ठीक है, मैनी मेन एक्टिविटी, और इस दौरान जो उनकी मुख्य गतिविधियां हैं या मुख्य क्रियाएं हैं वो कौन सी हैं, सकिंग, स्वेलिंग, या फिर ब्रीथिंग। ठीक है, चूसना, आपने देखा बच्चे, छोटे 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 बच्चे हाथ अपने मुंह में लेके चूसते रहेंगे, या उनको जो भी चीज मिलती है वो उसको मुंह में डालते हैं, उसको खाने की कोशिश करते हैं, चूसने की कोशिश करते हैं, या निगलने की कोशिश करते हैं। और ब्रीथिंग, यही कुछ मेन एक्टिविटीज है जो इस दौरान बेबी करता है, या एक छोटा इन्फेंट करता है। यहाँ पे इन्फेंट वर्ड भी यूज किया जाता है बच्चे के लिए, इन्फेंसी में इन्फेंट। ठीक है, IFANT, और हिंदी में तो कहते ही है शैशवावस्था। ठीक है, अब इन्फेंसी को ही पीरियड ऑफ रेडिकल एडजस्टमेंट कहा जाता है। रेडिकल एडजस्टमेंट का मतलब होता है तीव्र, बहुत ही ज्यादा तेज, या फिर अचानक, या फिर सडन जो एडजस्टमेंट है वो यहाँ पर बच्चे को बिठानी होती है। क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया, बच्चा माँ के गर्भ में था, चार दीवारी के अंदर था, मतलब एक तरीके से उसका जो एनवायरनमेंट था बिल्कुल क्लोज एनवायरनमेंट था, ना वो किसी के टच में आ रहा था, ना उसे कोई एक्स्ट्रा केयर की जरूरत पड़ रही थी। माँ की बॉडी में ही उसकी सारी केयर हो रही थी। लेकिन अब अचानक से वो एक ऐसे एनवायरनमेंट में आ गया जहाँ हर तरफ हर तरफ से उसको एक नया वो मिल रहा है। एक, हर कोई उसे टच कर रहा है, हर कोई उसे पकड़ रहा है, उठा रहा है, उससे साथ बातें कर रहा है, बोल रहा है, उसे बाहर की एक दूसरी एयर मिल रही है, और मतलब पूरी तरह से उसका एनवायरनमेंट चेंज हो गया। तो यहाँ पर उसे एकदम से एडजस्टमेंट बिठानी पड़ेगी। वो पहले एक अलग एनवायरनमेंट में था, अब वो एक दूसरे वातावरण में आ गया, तो यहाँ पर उसे बहुत तेजी से समायोजन करना पड़ेगा। इसीलिए इसे रेडिकल एडजस्टमेंट कहा जाता है, या फिर तीव्र समायोजन आप हिंदी में से कह सकते हैं। ठीक है, बहुत तेज समायोजन करना पड़ता है, इसलिए इसे पीरियड ऑफ रेडिकल एडजस्टमेंट कहा जाता है। पीरियड ऑफ रैपिड ग्रोथ, इन्फेंसी का जो टाइम है, 2 साल के अंदर, 0 से लेकर के 2 साल के समय में ही बहुत ज्यादा डेवलप कर जाता है बच्चा। यानी जो डेवलपमेंट होती है, जो विकास की गति होती है, वो बहुत ज्यादा तेज होती है, इसलिए इसे तीव्र गति का काल भी कहते हैं। ठीक है, पीरियड ऑफ रैपिड ग्रोथ भी इसे कहा जाता है। उसके बाद एक और चीज है यहाँ पर, इंपॉर्टेंट चीज, वो है पीरियड ऑफ पर्चुनेट।
पीरियड ऑफ पर्चुनेट भी इसे कहा जाता है। ये जो पीरियड ऑफ पर्चुनेट है वो होता है 15 से लेकर के 30 मिनट, यानी जब बच्चे का जन्म हुआ उससे लेकर के जो आधे घंटे का टाइम है वो कहलाता है, वो समय कहलाता है पीरियड ऑफ पर्चुनेट। क्योंकि इस दौरान होता क्या है, जो बच्चे की अम्बिलिकल कॉर्ड होती है, ठीक है, जो गर्भनाल होती है, उस गर्भनाल को काटने और उसे बांधने तक का जो समय है और बेबी को अलग करने का उससे, वो समय कहलाता है पीरियड ऑफ पर्चुनेट। ठीक है, हिंदी में भी इसे पर्चुनेट ही कहते हैं। और होता क्या है इस पीरियड में, जन्म से लेकर के आधे घंटे के दौरान लगभग जब बच्चे की गर्भनाल को काट के उसे अलग किया जाता है और उसको बांधा जाता है, तो वो समय कहलाता है पीरियड ऑफ पर्चुनेट। ठीक है, इसके बाद एक और बात यहाँ पर आती है, इसे कहते हैं पीरियड ऑफ नियोनेट, यानी कि नवजात का समय काल। गर्भनाल को काटने और बांधने से लेकर दूसरे सप्ताह तक का जो समय है वो कहलाता है पीरियड ऑफ नियोनेट। ठीक है, जन्म से लेकर पहले आधे घंटे का जो टाइम होगा वो कहलाएगा पीरियड ऑफ पर्चुनेट, और फिर उसके बाद तब से लेकर के 2 हफ्ते तक का जो समय है, 2 वीक्स तक का जो समय है, वो कहलाता है पीरियड ऑफ नियोनेट या फिर नवजात शिशु। इसलिए आपने देखा होगा लगभग जन्म के लगभग 1-2 हफ्ते तक माँ और बच्चे को एक अलग एनवायरनमेंट में रखा जाता है और उन दोनों का बहुत ज्यादा ख्याल रखा जाता है, क्योंकि ये जो समय है नियोनेट का जो समय होता है, नवजात शिशु का जो टाइम होता है, ये बहुत ज्यादा क्रिटिकल होता है, उसे बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा केयर की जरूरत पड़ती है। इसलिए माँ और बच्चे दोनों का ही एकदम से अलग से खास ध्यान रखा जाता है इस टाइम पीरियड के दौरान। ठीक है, लगभग 14 दिन का जो समय होता है ये। और अगर WHO के अकॉर्डिंग माने तो ये टाइम पीरियड जो है वो 28 दिनों का होना चाहिए। ठीक है, पीरियड ऑफ नियोनेट का जो टाइम है वो 28 दिनों का होना चाहिए WHO के अनुसार, वरना 14 दिन का समय होता है, दूसरे सप्ताह के अंत तक का समय ये होता है। ठीक है, पीरियड ऑफ पर्चुनेट और पीरियड ऑफ नियोनेट या फिर नवजात आपको समझ में आ गया होगा आई थिंक। अब यहाँ पर एक और छोटी सी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन कि जो नियोनेट है उसके ब्रेन का साइज क्या होता है। मैं यहाँ पे लिखना भूल गया, ये आप ध्यान रखेंगे, ये उसके दिमाग यानी ब्रेन का साइज यहाँ पर मैंने बता रखा है। अच्छा, यहाँ लिखा है मैंने, तो एक नियोनेट के ब्रेन का साइज उसके होल बॉडी के 25% होता है। ठीक है, जितनी उसकी बॉडी है उसका 25% भाग जो वजन है वो उसके सिर का होगा सिर्फ, और यानी कि 1/4 उसके पूरे शरीर का 1/4 जो भार है वो उसके सिर का होता है, उसके ब्रेन का होता है। जबकि एडल्ट होने पर ये सिर्फ 1/7 रह जाता है। ठीक है, यानी कि 14.2% के आसपास ही रह जाता है ये वेट। वरना जब जो छोटा सा बच्चा है, जो नवजात बच्चा है, उसका 25% भाग जो बॉडी का है वो उसके सिर का ही होता है अकेले। तो ये थी एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन और इन्फेंसी के बारे में सारी कहानी। ठीक है, आगे देखते हैं एक्टिविटीज ऑफ एन इन्फेंट। अब जो एक शैशव अवस्था का जो एक छोटा सा बच्चा है उसकी क्या क्या एक्टिविटीज होती हैं इसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। 2 प्रकार की एक्टिविटीज इसमें बताई गई हैं, जनरल एक्टिविटीज और स्पेसिफिक एक्टिविटीज। सामान्य क्रियाएं और विशिष्ट क्रियाएं या फिर गतिविधियां, सामान्य गतिविधियां और विशिष्ट गतिविधियां क्या होती हैं ये। दीज एक्टिविटीज आर रिलेटेड विद द होल बॉडी ऑफ चाइल्ड। जो गतिविधियां बच्चा अपने पूरे शरीर से करता है वो कहलाती हैं सामान्य गतिविधियां। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के लिए जब बच्चा रोता है तो अपने हाथों पे, छोटा बच्चा जब आपने देखा होगा रोता है तो अपने दोनों हाथों पैरों को हिला करके, पूरी बॉडी को हिला करके मूवमेंट करके रोता है, तो वो क्या है, एक जनरल एक्टिविटी है। या फिर वो हंस रहा है, खेल रहा है, तो भी अपनी पूरी बॉडी को मूव करता है, तो वो जनरल एक्टिविटी है। ठीक है, स्पेसिफिक एक्टिविटीज क्या होंगी, विशिष्ट गतिविधियां क्या है, विच आर रिलेटेड टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई, स्पेसिफिक बॉडी रिलेटेड एक्टिविटी। जब शरीर के किसी एक हिस्से में आपके गतिविधि होगी बच्चे के, तो वो कहलाएगी स्पेसिफिक एक्टिविटी या फिर विशिष्ट गतिविधि। जो कब होगी, जब कोई एक्सटर्नल स्टिमुलस या फिर बाहरी उद्दीपक होगा वहां पर मौजूद, तब वो एक्टिविटी होगी। ठीक है, जैसे बच्चा अपने थंब को सक करे, अगर अपने अंगूठे को बच्चा मुंह में डाल के सक करता है, चूसने की कोशिश करता है, तो क्या सिर्फ एक स्पेसिफिक बॉडी से रिलेटेड है, बॉडी के खास हिस्से से जुड़ा हुआ है वो बात, तो इसलिए वो क्या कहलाएगा, विशिष्ट क्रिया। या फिर अपनी आंखों को हिला रहा है सिर्फ बच्चा, आपने देखा होगा छोटे बच्चे अपने चारों तरफ आंखों को मूव करके देखते रहते हैं, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी दाएं कभी बाएं, चारों तरफ देखते रहेंगे। तो जब वो अपनी आईज को मूव कर रहा है तो वो भी क्या कहलाएगी, स्पेसिफिक एक्टिविटी कहलाएगी। तो ये 2 तरह की एक्टिविटीज हो गई इन्फेंट्स की। अब
मोटर डेवलपमेंट इन इन्फेंट, एक इन्फेंसी में मोटर डेवलपमेंट कैसे होता है, यानी कि गतिक विकास कैसे होता है। जो इन्फेंसी है, 0 से लेकर के 2 साल तक का जो समय है, इस दौरान बच्चे के ज्यादातर जो रिफ्लेक्सेस हैं वो डेवलप हो जाते हैं। रिफ्लेक्सेस क्या होते हैं, यानी ऐसी गतिविधियां जिन पे बच्चे का जोर ना हो, जो अपने आप होती हो, ठीक है, इन गतिविधियों को हम कहते हैं रिफ्लेक्सेस। जैसे छींक आना, आंखों को ब्लिंक करना यानी आंखें झपकाना, पलके झपकाना, योनिंग करना, योनिंग देखिए ये है, ठीक है, जम्हाई लेना। तो ये कुछ ऐसी एक्टिविटीज होती हैं जिन पे अ, अपना कंट्रोल नहीं होता, सेल्फ कंट्रोल नहीं होता, ये अपने आप बाय द टाइम डेवलप होती जाती हैं, और कुछ तो गायब हो जाती हैं और कुछ आ जाती हैं अपने आप ही, ठीक है। तो इस दौरान जो इन्फेंसी का जो टाइम होता है, शैशवावस्था का, यहाँ पर बहुत सारी जो रिफ्लेक्सेस हैं वो डेवलप भी होती हैं, और कई सारी रिफ्लेक्सेस गायब हो जाती हैं, ठीक है। कई सारी ऐसी रिफ्लेक्सेस हैं जो गायब हो जाती हैं, अभी हम और समझेंगे इसे कैसे गायब हो जाती हैं। रिफ्लेक्सेस आर बिल्डिंग ब्लॉक्स फॉर मोटर डेवलपमेंट, और यही रिफ्लेक्सेस जो हैं वो हमारे गतिक विकास को आगे और उसमें मदद करती हैं, ठीक है। रिफ्लेक्सेस अकॉर्डिंग टू पियाजे। अब पियाजे, पियाजे का नाम आपने सुना होगा। पियाजे एक व्यक्ति हैं, ठीक है, साइकोलॉजिस्ट आप कह सकते हैं, एक साइकोलॉजिस्ट हैं। इन्होंने कुछ रिफ्लेक्सेस बताए थे। अब वो कौन से हैं और वो किस टाइम तक गायब हो जाएंगे, वो इन्होंने बता रखा था, ठीक है। तो एक होता है मोरो। मोरो का मतलब है चाइल्ड रिएक्ट्स टू द लाउड साउंड। आपने देखा होगा छोटे बच्चे जब सो रहे होते हैं तो तेज चिल्लाने या आवाज करने को मना किया जाता है ताकि वो डर ना जाए। तो ये जो रिफ्लेक्सेस है, ये जो रिफ्लेक्सेस है, इसको कहते हैं मोरो, कि यानी कि तेज आवाज से जो बच्चा है वो डरता है या उससे रिएक्ट करता है। कोई तेज से चिल्ला दे, बोल दे तो बेबी रोने लग जाता है, बच्चा रोने लग जाता है, तो वो कहलाता है मोरो, जो लगभग 6 से 7 महीने तक के टाइम तक ही रहता है, ठीक है। 6 से 7 महीने तक ये चीज रहती है। उसके बाद बच्चा जब बड़ा हो जाता है तो धीरे धीरे ये रिफ्लेक्स गायब हो जाता है। उसके बाद आती है ग्रास्प। आपने देखा होगा कि जो जब छोटे बच्चे के हाथ को जब आप उसके टच करेंगे तो आपकी उंगली को पकड़ लेगा। अगर आपने छोटे बेबी को कभी खिलाया होगा तो आपने, जब अगर आप उसके हाथ में अपनी उंगली देंगे या किसी और सामान को उसके हाथ में पकड़ाने की कोशिश करेंगे ना, तो वो मुट्ठी को बंद कर लेगा और उसको पकड़ लेगा। तो ये कहलाता है ग्रास्प, ठीक है। ये 3 से 4 महीने तक का टाइम होता है। उसके बाद एक है थर्ड, नेक्स्ट, बबिन्स्की। बबिन्स्की क्या है? फूड फिंगर्स मूवमेंट डिसअपियर आफ्टर 8 से 12 महीने। आपने देखा होगा अगर छोटे बच्चे के तलवों में आप हाथों से ऐसे अगर जरा सी गुदगुदी सी करेंगे ना, तो उसके जो पैर की उंगलियां हैं वो पैर की उंगलियों को हिलाता है तेजी से, एकदम से उसको ऐसे, मतलब तेजी से ऐसे पैर की उंगलियों को हिलाएगा वो। तो वो जो रिफ्लेक्स है वो कहलाता है बबिन्स्की, ये उसका नाम है, ठीक है। यानी पैर की उंगलियों को जब आप अगर पैर की उंगलियों के आसपास उसे टच करेंगे तो एकदम से वो पैर को हिलाएगा या फिर उंगलियों को हिलाएगा। और ये लगभग 8 से 12 महीने तक आते आते ये चीज अपने आप डिसअपियर हो जाती है या गायब हो जाती है या खत्म हो जाती है, ठीक है। इसी तरीके से रूटिंग है। रूटिंग जो है वो 3 से 6 महीने तक गायब हो जाता है। ये भी ऐसी है कि आप उसे टच करेंगे तो एकदम से वो आपने देखा हो ना, बच्चे के गाल पे अगर आप उसे टच करो तो एकदम से ऐसे ऐसे मतलब हिलाएगा अपने सिर को, एकदम से ऐसा लगता है उसे कुछ किसी ने टच किया हो, झटका दिया हो, तो वो कहलाती है रूटिंग, ठीक है। और वो 3 से 6 महीने तक गायब हो जाती है। तो ये कुछ बेसिक रिफ्लेक्सेस थे जो बच्चे के अंदर होते हैं जन्म से ही, लेकिन समय के साथ साथ ये रिफ्लेक्सेस गायब हो जाते हैं और कुछ रिफ्लेक्सेस रह जाते हैं फिर भी। जैसे आपकी पलकों का झपकना, हार्ट बीट्स का चलना, ये कुछ ऐसी रिफ्लेक्सेस हैं जो आपकी लाइफ टाइम चलती हैं, आपके पूरे जीवन काल से चलती रहती हैं। एक बड़ा व्यक्ति भी पल के झपकाता है। यॉर्निंग करना ये भी पूरे लाइफ टाइम रहता है, इस पे भी आपका कोई जोर नहीं है। छींक आना ये भी लाइफ टाइम रहता है। तो ये कुछ ऐसी एक्टिविटी रिफ्लेक्सेस हैं जो लाइफ टाइम रहती हैं, और ये कुछ ऐसी रिफ्लेक्सेस हैं जो एक समय के बाद बच्चे में खत्म हो जाती हैं या गायब हो जाती हैं, ठीक है। और इनकी जगह कौन ले लेता है? इनकी जगह हो जाती है मोटर डेवलपमेंट आ जाता है। तो ये कहानी थी रिफ्लेक्सेस के बारे में। इसके बाद अब बात करते हैं फिजिकल डेवलपमेंट इन इन्फेंसी। इन्फेंसी को हम बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से पढ़ रहे हैं क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि जो प्रीनेटल पीरियड है, जो प्रसव पूर्व अवस्था है, वो एक बार को थोड़ी सी कम इंपॉर्टेंट है, वहां से कम क्वेश्चन पूछ जाएंगे। लेकिन इन्फेंसी
चाइल्डहुड और एडोलेसेंस से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए एक एक चीज को यहाँ पर डिटेल में समझना जरूरी है। तो अगर हम शारीरिक विकास की बात करें एक शैशवावस्था के दौरान, तो यहाँ पर जो मसल्स हैं, मसल्स और नर्वस सिस्टम मैच्योर हो जाता है, ठीक है, डेवलप हो जाएगा और परिपक्व हो जाएगा। जो बच्चे की मांसपेशियां हैं उनमें जान आ जाएगी। और जो नर्वस सिस्टम क्या करता है, अगर आपको पता हो थोड़ा, बच्चे के दिमाग के पीछे वाले हिस्से में एक इस तरीके का सिस्टम होता है जो अलग अलग इंफॉर्मेशन को बच्चे के दिमाग तक पहुंचाता है। जैसे बच्चे को अगर कुछ पेन है, कोई दर्द है, या कोई कुछ गर्म ठंडा उसे लग रहा है थोड़ा बहुत, तो वो जो रिफ्लेक्स है, यानी वो जो इन्फॉर्मेशन है, वो पहले बच्चे के दिमाग में जाएगी, है ना। मान लो उसके हाथ में टच कराया कुछ आपने, या कोई सुई वगैरह लगाई, तो यहाँ से जो पेन है उसका मैसेज उसके दिमाग में जाएगा। तो ये जो मैसेज जाता है वो जाता है नर्वस सिस्टम से। तो ये नर्वस सिस्टम इस दौरान परिपक्व हो जाता है, यानी मजबूत हो जाता है, और या कहें मैच्योर हो जाता है। चाइल्ड ट्राइज टू ग्रास्पिंग एंड रीचिंग फॉर ऑब्जेक्ट, सिटिंग, क्रॉलिंग। अब इस दौरान जो बच्चे की कुछ एक्टिविटीज हैं वो इसमें बताई गई हैं कि बच्चा वस्तुओं को पकड़ने की कोशिश करने लग जाता है, वहां तक जाने की कोशिश करता है, या फिर बैठने भी लग जाता है, और क्रॉल करने लग जाता है, या अपने घुटने के बल चलने लग जाता है, रेंगने की कोशिश करता है। गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, अगर आपने पियाजे की थ्योरी पहले कभी पढ़ी होगी, तो गोल डायरेक्टेड बिहेवियर आप जानते होंगे कि आप बच्चे ने कोई छोटी सी चीज वहां दूर रखी हुई देखी, तो वो उसकी तरफ चल के भागने की कोशिश करके उसे पकड़ने की कोशिश करने लग जाएगा, ठीक है। तो ये कहलाता है गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, जो इसी दौरान हमें देखने को मिलता है 0 से लेकर के 2 वर्ष के बीच में। सेंसरी एबिलिटीज इन इन्फेंसी, यानी कि कुछ सेंसरी एबिलिटीज होती हैं जो इस दौरान डेवलप होती हैं। सेंस ऑर्गन्स जो हैं वो भी डेवलप होते हैं ना। तो कैन सी कलर्स बट अट्रैक्टेड टू द कॉन्ट्रास्टिंग, कॉन्ट्रास्ट है ये, कॉन्ट्रास्टिंग पैटर्न्स। जो छोटे बच्चे होते हैं वो कलर्स को देख तो सकते हैं, महसूस भी कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा अट्रैक्ट किस तरफ होते हैं, जो चमकदार या कॉन्ट्रास्टिंग वाला जो पैटर्न होगा, पैटर्न्स की तरफ बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं छोटे बच्चे। इसलिए आपने देखा होगा बच्चे जो चटक रंग होते हैं उनकी तरफ, या फिर जो आपस में अगर कोई पैटर्न वगैरह कहीं बना है तो उसकी तरफ बच्चा ज्यादा भागेगा, ज्यादा अट्रैक्ट होगा, उसकी तरफ उसका ज्यादा ध्यान जाएगा, क्योंकि वो सारे कलर्स को देख सकता है, लेकिन ज्यादा अट्रैक्ट पैटर्न्स की तरफ होता है। रैपिड विजन डेवलपमेंट, ये जो समय है इन्फेंसी का, शैशवावस्था का जो समय है 0 से लेकर के 2 साल, इस दौरान बच्चे के जो विजन है, यानी जो उसकी आंखों का रोशनी वगैरह जो देखने का उसका वो है, वो बिल्कुल डेवलप हो जाता है पूरी तरह से, ठीक है। रिस्पॉन्ड टू टच एंड कैन फील पेन, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, इस दौरान बच्चे के जो नर्वस सिस्टम है वो मैच्योर हो जाते हैं, यानी कि अब उसके अगर उसको किस तरह का कोई चीज, कोई सुई लग रही है, कहीं उसका गर्म ठंडा टच हो रहा है उसके हाथ में, तो उसका जो मैसेज है वो आसानी से पहुंच जाएगा, यानी कि अब उसे ये चीजें फील हो पाएंगी, ठीक है। अब वो फील कर पाएगा कि कोई चीज उसे टच हो रही है, कोई उसे छू रहा है, या कोई गर्म है, कोई ठंडा है, कोई सुई लग रही है, या कोई दर्द हो रहा है। तो इन सारी चीजों को अब वो फील कर पाएगा 0 से लेकर के 2 साल तक के समय काल में ही, ठीक है। और स्मेल और टेस्ट भी बच्चे को लगभग लगभग थोड़ा बहुत 2 साल के अंत तक ये सारी चीजें पता चलने जाती हैं। कैन हियर इमिडिएटली आफ्टर बर्थ, और सुन तो बच्चा जन्म के तुरंत बाद ही सकता है, जन्म के तुरंत बाद ही बच्चा सुनने लग जाता है, ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ये कुछ बातें थी बच्चे के सेंस ऑर्गन्स के बारे में, जो सेंसरी एबिलिटीज होती हैं, सुनना, देखना, टच, फील, इन सब चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन हो गई शारीरिक विकास विकास के अंदर। अब हम बात करते हैं सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट के बारे में। एक शैशव जो है, एक मतलब छोटा इन्फेंट जो है, उसका 0 से लेके 2 साल तक के बीच में सामाजिक और मानसिक या फिर संवेगात्मक जो विकास है, उसके अंदर जो इमोशंस का डेवलपमेंट है वो भी बहुत तेजी से होता है, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बताया, इन्फेंसी के दौरान सारे चेंजेस बहुत ही तेजी से हो रहे होते हैं, डेवलपमेंट बहुत तीव्र गति से होता है। 2 साल के अंदर ही आपको ऐसा लगेगा कि मेरा बच्चा कितना बड़ा हो गया, वो सब कुछ करने लग जाएगा अपने अपने आप, मतलब थोड़े बहुत चीजें, बाहर का खाना वाना भी खाने लगेगा, आप अगर उसे कुछ और दूध के अलावा जब कुछ खिलाएंगे, हंसने बोलने लगेगा, बातें करने लगेगा, मतलब एकदम से बहुत तेज तो नहीं बोलेगा, लेकिन एक दो शब्द, और आपकी बातों का रिस्पॉन्स करना, आपकी बातों को समझने लगेगा। तो ये सारी चीजें बहुत तेजी से होती हैं
इन्फेंसी के दौरान। ठीक है। सोशल इमोशनल डेवलपमेंट के अंदर क्या है, इन्फेंट्स स्टार्ट प्रेफरिंग फैमिलियर फेसेस। अब जो बच्चे होते हैं इस दौरान जो जाने पहचाने चेहरे हैं उनकी तरफ ज्यादा जाते हैं, यानी उनकी तरफ ज्यादा। आपने देखा होगा कि छोटे बच्चे की तरफ कोई अनजान आके गोद में लेना चाहेगा तो बच्चा नहीं जाएगा, लेकिन अगर वही उसकी मम्मी किसी और की गोद में है बच्चा और मम्मी ने कहा आजा बेटा, वो तुरंत उसके फेस में चला जाएगा। तो वो जो जाने पहचाने चेहरे हैं उनकी तरफ वो ज्यादा अट्रैक्ट करता है, उनकी तरफ रहना ज्यादा पसंद करता है छोटा बच्चा। रेस्पॉन्ड टू पेरेंट्स प्रेजेंस बाय कूइंग एंड गर्गलिंग। इस दौरान जो बच्चा है अगर उसके मम्मा उसके सामने है या उसका और कोई फैमिलियर फेस है, यानी उसके पापा उसके दादा जिनको बहुत अच्छी तरीके से जानता है या जिनके साथ वो रहता है, तो उनकी प्रेजेंस से वो उसे खुशी मिलती है। कूकना और गलारे मार के खूब जोर से हंसना, इस तरह की एक्टिविटीज जो है इस दौरान बच्चा करता है। ठीक है। इससे वो एक शो करता है कि हाँ जो मेरे लव्ड वंस हैं मैं उनकी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट हो रहा हूँ या उनकी प्रेजेंस से मुझे बहुत ज्यादा खुशी है। एक तरह की अटैचमेंट शो करता है वो, अटैचमेंट टू द मदर। और यहाँ पर बच्चे को माँ से बहुत ज्यादा लगाव होता है। ठीक है। एक तरीके से इस टाइम पे बच्चा खुद को और अपनी माँ को अलग नहीं समझता, यानी वो ये समझता ही नहीं है कि वो दो अलग अलग ऑर्गेनिज्म है या दो अलग अलग ह्यूमन बींग। वो समझता है कि वो एक ही यूनिट है, एक सिंगल ही, दोनों एक साथ ही। इतना ज्यादा अटैचमेंट उस दौरान बच्चे को अपनी माँ से होता है। एक तरह की उनके बीच में ना एक अलग तरह की इमोशनल बॉन्डिंग होती है, जिससे अगर उसको बिल्कुल ही अलग करना चाहो ना तो बिल्कुल भी वो अलग नहीं होगा। उसे थोड़ी देर बाद ही वो रोने लग जाएगा, वो किसी और के पास बहुत देर तक रुकेगा ही नहीं। उसे उसकी मदर के साथ रहना ही चाहिए होगा। इमोशनल बॉन्ड बिटवीन इन्फेंट एंड केयर गिवर्स। और इस तरीके का बॉन्ड जो है हर एक केयर गिवर के साथ उसका होता है, जो भी उसके साथ रह रहे हैं, उसके मामा चाचा या जो भी फादर हैं, जो भी उनके साथ रह रहे होते हैं। ठीक है। जो भी लव्ड वंस उनके साथ रह रहे होते हैं, इस तरह की एक इमोशनल बॉन्डिंग बन जाती है बच्चे और उनके बीच में। सेपरेशन एंजाइटी, इस दौरान एक ये टर्म है सेपरेशन एंजाइटी। बच्चे को हमेशा इस तरीके के मतलब ऐसा फील होता रहता है कि कहीं कोई उसे उसकी माँ से अलग ना कर दे। आपने देखा होगा अगर बच्चा माँ की गोद में है तो पहली बात तो कोई दूसरा उसे गोद से, मम्मी की गोद से ले ही नहीं सकता, है ना, रोने लग जाएगा। और अगर मान लो किसी ने ले भी लिया, दादी है दादा है, किसी ने उसको अपनी गोदी में ले ही लिया, तो थोड़ी देर तक रहेगा, थोड़ी देर तक तो हंस बोल लेगा, बात कर लेगा, लेकिन पूरा टाइम ऐसा नहीं हो सकता कि वो माँ या दादा दादी किसी के पास रह जाए। थोड़ी देर में उसे फील होने लगेगा कि उसकी मम्मा कहाँ है, उसकी मम्मा के पास उसे जाना है। ठीक है। तो ये जो फीलिंग है ये कहलाती है सेपरेशन एंजाइटी, कहीं कोई उसे अपनी माँ से, उसकी माँ से अलग ना कर दे। शो गेस्टर्स, हगिंग, स्माइलिंग, इस तरह के जो चीजें हैं, इस तरह के जो जेस्चर्स हैं वो बच्चा शो करता है, यानी कि गले लगना, मुस्कुराना या गलारे मार के हंसना, इस तरह की चीजें बच्चा इस टाइम पे करता है। ठीक है। तो ये बात थी हमारी सारी इन्फेंसी के बारे में। एक बार मैं आपको रिपीट करता हूँ इन्फेंसी के बारे में मैंने आपको क्या क्या समझाया। इन्फेंसी के बारे में सबसे पहले तो मैंने आपको कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन दी, जैसे कि इसको पीरियड ऑफ पर्चुनेट क्या होता है, पीरियड ऑफ नियोनेट क्या होता है, ये मैंने आपको बताया। और बच्चे का सही वजन क्या होना चाहिए, उसकी हाइट क्या होनी चाहिए, ये मैंने आपको बताया। 0 से लेकर के 2 साल तक का ये समय होता है इन्फेंसी, है ना। मेन एक्टिविटीज क्या होती हैं ये मैंने बताया। उसके बाद एक्टिविटीज को मैंने 2 भागों में बांटा, है ना, जनरल एक्टिविटीज और स्पेसिफिक एक्टिविटीज, ये भी मैंने आपको समझाया। उसके बाद मैंने यहाँ पर 3 चीजें डिस्कस की, मोटर डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट और सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट। तीनों में अलग अलग चीजें मैंने आपको समझाई। जैसे मोटर डेवलपमेंट में मैंने रिफ्लेक्सेस के बारे में बात करी, जिसमें जो रिफ्लेक्सेस, कुछ रिफ्लेक्सेस होते हैं जो पूरे जीवन काल चलते हैं, जैसे पलकों का झपकना, दिल का धड़कना और छींक आना, और छींक आते दौरान आंखों का बंद होना और जम्हाई लेना, यॉर्निंग करना। तो ये जो चीजें हैं ये कुछ ऐसे रिफ्लेक्सेस हैं जो आपके लाइफ टाइम चलती हैं, और कुछ रिफ्लेक्सेस मैंने आपको बताई जो टाइम के साथ एक समय के बाद खत्म हो जाती हैं बच्चे में। उसके बाद मैंने आपको फिजिकल डेवलपमेंट बताया, जिसमें बच्चे का जो नर्वस सिस्टम है और मसल्स हैं वो डेवलप हो जाते हैं। और सेंसरी एबिलिटीज कौन सी हैं,
देखना, सुनना, बोलना, ये सब कब डेवलप होते हैं ये मैंने आपको बताया। जैसे बच्चा जन्म के बाद ही, तुरंत बाद ही सुन सकता है लेकिन देख नहीं सकता, उसकी आंखें जो होती हैं वो थोड़े टाइम बाद खुलती हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो विजन डेवलपमेंट है, फिर उसके बाद बहुत तेजी से होता है, 0 से लेकर 2 ईयर में उसकी जो विजन है यानी देखने की क्षमता है वो बहुत तेजी से विकसित हो जाती है। वो कलर्स को देख सकता है लेकिन कॉन्ट्रास्टिंग पैटर्न्स, जो अगर कोई पैटर्न वाली चीज है या चटक रंग है उनकी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होता है बच्चा। इसी तरीके से मैंने आपको सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट के बारे में बताया कि वो अपनी माँ से बहुत ज्यादा लगाव रखता है और जो उसके केयर गिवर्स हैं उनकी तरफ बहुत ज्यादा झुकाव रखता है, किसी अनजान के मुकाबले, ठीक है। तो ये कहानी थी इन्फेंसी की, यानी 0 से लेकर के 2 वर्ष तक की। इसके बाद हम बात करेंगे अर्ली चाइल्डहुड की, जो कि 3 से लेकर के 6 वर्ष तक का टाइम है। और उसके बाद हम बात करेंगे लेटर चाइल्डहुड, जो कि 6 वर्ष से लेकर के 12 वर्ष तक का समय है। और उसके बाद किशोरावस्था की बात करेंगे। बस इतनी सी चीजें आज हमें यहाँ पर इस क्लास में पढ़नी है, ठीक है, क्योंकि एडोलेसेंस तक की स्टेजेस हैं तो हमें बस इतनी सी चीजें आज यहाँ डिस्कस करनी है। चलो सबसे पहले बात करते हैं अर्ली चाइल्डहुड। अर्ली चाइल्डहुड को प्री स्कूल पीरियड भी कहते हैं, ठीक है, क्योंकि 3 से लेकर के 6 वर्ष तक का जो बच्चा होता है, नॉर्मली बच्चे का स्कूल जाने का टाइम कब का होता है, 5 या 6 साल के आसपास लगभग बच्चा स्कूल जाना शुरू करता है। तो स्कूल जाने से पहले का टाइम है ये, इसलिए इसको प्री स्कूल पीरियड कहते हैं, यानी स्कूल से पहले का समय, ठीक है। इसे प्री गैंग एज भी कहते हैं। समूह अवस्था आप अभी पढ़ेंगे कि जो इसके बाद का जो टाइम है, 6 से 12 तक का जो टाइम है, उस टाइम बच्चा स्कूल जाना शुरू करता है और समूह में रहना पसंद करता है, गैंग में रहना पसंद करता है। और इससे पहले वाला जो टाइम है इसे प्री गैंग एज कहते हैं या फिर पूर्व समूह अवस्था कहते हैं, ठीक है। इसे कहते हैं टॉय एज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, टॉय एज का क्वेश्चन भी बहुत बार आया हुआ है, बहुत सारे एग्जाम्स में आ चुका है कि टॉय एज किसे कहते हैं या प्ले एज किसे कहते हैं या प्री स्कूल एज कौन सी है। ये जो क्वेश्चन है ना, ये बहुत बार बहुत सारे एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। तो ये जो समय है 3 से 6 वर्ष तक का, ये कहलाता है टॉय एज, ठीक है। इसके बाद आगे देखते हैं टेम्परेरी फ्रेंडशिप। ये जो टाइम पीरियड है ये टेम्परेरी फ्रेंडशिप का होता है। इस दौरान बच्चे को बहुत सारे ऐसे नए दोस्त मिलते हैं जो आपस में दोस्त होंगे, फ्रेंडशिप होंगे, लेकिन कुछ जैसे बच्चा कहीं गया घूमने तो तुरंत उसके दोस्त बन जाएंगे और फिर तुरंत टाटा बाय बाय, चलो खत्म, दोस्ती खत्म। यानी 5 मिनट में दोस्ती हो जाएगी, वो 5 मिनट में दोस्ती खत्म। उसे कोई भी एक नया बच्चा मिलेगा तुरंत उससे बातचीत करने लगेगा, हंसने बोलने लगेंगे आपस में, ऐसा लगेगा कि बहुत अच्छे दोस्त हैं। और तुरंत जैसे ही वहां से जाना होगा, चलो खत्म दोस्ती। तो ये क्या कहलाएगा, टेम्परेरी फ्रेंडशिप, जो इस दौरान 3 से लेकर के 6 वर्ष के बीच में होता है। मोस्ट रैपिड डेवलपमेंट, रैपिड लैंग्वेज डेवलपमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत बार ये क्वेश्चन आया हुआ है कि इस दौरान जो लैंग्वेज डेवलपमेंट है, जो भाषा का विकास है, वो बहुत ही ज्यादा तेजी से होता है, या फिर आप कहें लगभग लगभग बच्चा पूरी तरह से एकदम अच्छे से बोलने लग जाता है इस दौरान, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है कि मोस्ट सेंसिटिव पीरियड कौन सा है, या फास्टेस्ट लैंग्वेज डेवलपमेंट कब होती है, या क्रिटिकल टाइम कब है, क्रूशियल, मतलब इनमें से कोई सा भी वर्ड आपको क्वेश्चन में आ जाता है। तो जो आपको बस ये ध्यान रखना है कि अर्ली चाइल्डहुड यानी कि 3 से 6 वर्ष तक का वो समय है, पूर्व बाल्यावस्था का, जब भाषा का विकास सबसे तेजी से होता है, ठीक है। भाषा विकास इस दौरान सबसे तेजी से होता है। इंपॉर्टेंट पीरियड फॉर सोशियो इमोशनल पर्सपेक्टिव, और ये सोशियो इमोशनल पर्सपेक्टिव से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पीरियड है, यानी बहुत ज्यादा जरूरी समय है। सोशियो इमोशनल पर्सपेक्टिव क्या है, सामाजिक संवेगिक परिपेक्ष, यानी जो छोटा बच्चा है अगर उसको इस दौरान समाज में जो सोसाइटी है, जो उसके माता पिता हैं, जो उसके आसपास केयर गिवर्स हैं, जो लोग हैं, अगर उसको बहुत ज्यादा प्यार देंगे, केयर देंगे, लव देंगे, अफेक्शन देंगे, तो उसके जो इमोशनल एस्पेक्ट्स हैं वो बहुत अच्छे से डेवलप होंगे, जो उसके इमोशंस हैं वो बहुत ही अच्छे से डेवलप हो पाएंगे। लेकिन वहीं आप बच्चे को डांट रहे हो या परेशान, वो उसको मतलब ठीक से वो प्यार, केयर, वो लव, अफेक्शन, वो चीजें नहीं मिल पाएंगी, तो उसका डेवलपमेंट यहाँ पर प्रभावित होगा, ठीक है। तो ये जो समय है, इसलिए कहा जाता है कि बच्चे को, जो एक छोटा बच्चा होता है, उसे
बहुत ही ज्यादा केयर, अफेक्शन, लव, इन सब चीजों की जरूरत पड़ती है ताकि आगे का जो उसका डेवलपमेंट है वो बहुत ज्यादा अच्छा हो। एक थ्योरी भी है जो आगे हम अभी कभी पढ़ेंगे, मैं आपको तब बताऊंगा। उसमें ये बताया जाता है कि एक स्टेज के दौरान कुछ फीलिंग्स हैं, कुछ इमोशंस हैं जो एक ह्यूमन बीइंग को मिलनी चाहिए। अगर वो ठीक से ना मिले तो उसका डेवलपमेंट आगे लाइफ में प्रभावित होगा। तो ये थ्योरी हम आगे पढ़ेंगे, फिलहाल अभी आप इतना ध्यान रखिए। अगली बात है सेल्फ सेंटर्ड। ये जो टाइम होता है चाइल्डहुड का टाइम, 3 से 6 वर्ष तक का, इस दौरान बच्चा सेल्फ सेंटर्ड होता है। ठीक है, सेल्फ सेंटर मतलब स्व केंद्रित, कि सिर्फ अपनी अपने बारे में सोचेगा, या अपने ज्यादा से ज्यादा अपनी माँ के बारे में, अपने फादर के बारे में सोचेगा, और किसी के बारे में इस दौरान बच्चा नहीं सोचता। और इसको ईगो सेंट्रिक कहते हैं, प्याजे। ठीक है, प्याजे एक साइकोलॉजिस्ट है, मैंने आपको बताया है। तो इस चीज को, जो ये सेल्फ सेंटर्ड वाली बात है, इसको वो कहते हैं ईगो सेंट्रिक। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। तो सेल्फ सेंटर्ड का मतलब है कि वो अपनी तरफ ही घिरा रहेगा, सिर्फ मतलब अपने बारे में सोचेगा। जैसे अगर कोई और बच्चा उसकी मम्मी के गोद में आके बैठ जाए, तो बच्चा बोलेगा कि ये मेरी मम्मा है, उतरो इनके गोद से, या मैं इनके पास बैठूंगा। ठीक है, कोई और बच्चा अगर उनके फादर के पास आ जाए तो वो बोलेगा कि नहीं ये मेरा है। या फिर आप उसके खिलौने को किसी और बच्चे को खेलने के लिए दोगे तो वो उससे छीन लेगा। तो मतलब बेसिकली वो सिर्फ अपने बारे में सोच रहा होता है, अपनों के बारे में सोच रहा होगा, सेल्फ सेंटर्ड होता है इस दौरान बच्चा। ठीक है, एज ऑफ इरेशनल थिंकिंग भी इसे कहते हैं। इरेशनल थिंकिंग मतलब तर्कहीन सोच की उम्र। बच्चा क्या सोच रहा है, क्यों सोच रहा है, उसके पीछे कोई रीजन नहीं होता। ठीक है, कोई भी तर्क नहीं होता, वो अपने ख्यालों सपनों में खोया होता है, उसके अलग अलग ड्रीम्स होते हैं। उसके पीछे कोई लॉजिक है या नहीं, इन बातों पे उसका ध्यान नहीं होता। ठीक है, बिलीव्स इन एन इमानेंट जस्टिस। इस दौरान जो है बच्चा जो है वो एक अलग तरह की पावर में बिलीव करता है। यानी इमानेंट जस्टिस का मतलब है सर्वव्यापी न्याय। उसे लगता है कि एक सुप्रीम पावर है जो हर किसी को, अगर कोई कुछ गलत कर रहा है तो उसे सजा अपने आप मिलेगी। ऐसा सोचना होता है छोटे बच्चों का। आपने देखा होगा कि कई बार बच्चे आपस में बातचीत कर रहे होते हैं तो वो बोलते हैं यार वही ऐसा मत कर वरना तुझे पाप लगेगा, या तुझे बुरा होगा तेरे साथ, या ऐसा कुछ वो बोलते हैं। तो मतलब वो एक तरह की ऐसा बिलीव करते हैं कि कोई ऐसी पावर है, कोई एक ऐसी सुप्रीम पावर है जो गलत करने पे उन्हें सजा देगी। ठीक है, उन्हें अपने आप सजा मिल जाएगी, कोई उन्हें ऐसा देख रहा है। तो ये उन्हें ऐसा लगता है कि इमानेंट जस्टिस जैसी कोई चीज होती है, वो इसमें विश्वास करते हैं। ठीक है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ LSRW। तो जो चाइल्डहुड का टाइम है, यानी 3 से 6 वर्ष तक का जो टाइम है, इस दौरान आपकी LSRW, जो आपकी 4 स्किल्स हैं, बेसिक स्किल्स हैं, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, ये जो बेसिक स्किल्स हैं आपकी, ये भी डेवलप हो जाती हैं बेसिकली इस दौरान। ठीक है, क्यूरियोसिटी, क्वेश्चनिंग, लर्निंग बाय इमिटेशन, इस तरह की कुछ चीजें आपको चाइल्डहुड में देखने को मिलती हैं। बच्चे इस वक्त बहुत ज्यादा क्यूरियस होते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन पूछते रहते हैं, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, ये क्यों किया, वो क्यों किया, क्वेश्चनिंग करते रहेंगे और नकल करके सीखते हैं। आपने देखा होगा छोटे बच्चे अगर पापा को दाढ़ी बनाते हुए देखेंगे तो वो भी दाढ़ी लेके कभी कभी ना कभी शुरू हो जाएंगे दाढ़ी बनाना, शेविंग वो लगाना, सब फैला देंगे। या फिर मम्मी को लिपस्टिक लगाते हुए देखा तो वो भी लिपस्टिक लेकर के लगाने लग जाएंगे। तो ये सब क्या है कि वो इमिटेशन से सीख रहे हैं। इमिटेशन का मतलब होता है नकल करके सीखना, यानी देख करके सीखना या कॉपी करके सीखना। ठीक है, तो इस दौरान जो लर्निंग है वो इमिटेशन से होती है। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थी। यहाँ पर एक एक लाइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चंस आए हुए हैं, इसलिए एक भी लाइन को आप यहाँ पर हल्के में मत लीजिएगा। ठीक है, सारी लाइनों को आप अच्छे से समझ लीजिए, सारी बातों को। ना समझ में आए तो वीडियो को दोबारा देख लेना, या फिर मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर टेलीग्राम चैनल पे अपना डाउट पूछ सकते हैं। जहां से भी आप मुझे कांटेक्ट करना चाहें, इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम को आप मुझे बता सकते हैं। ठीक है, तो ये कहानी थी अर्ली चाइल्डहुड की। आगे बात करते हैं हम लेटर चाइल्डहुड। लेटर चाइल्डहुड के बारे में अब हम आगे बात करते हैं। लेटर चाइल्डहुड यानी कि उत्तर बाल्यावस्था। ठीक है, जो कि कब से कब तक होगी, वो 6 वर्ष तक की थी। ये 6 से 12 वर्ष आप इसे कह सकते हैं, या फिर 7 से 12 वर्ष, जो भी टाइम पीरियड, वो जर्नल आगे चार्ट पेपर मैंने भी आपको दिखाया था ना,
उससे आप देख लेना जो भी एक करेक्ट टाइम पीरियड है, 6 से 12 वर्ष या 7 से 12 वर्ष, तो ये कहलाता है लेटर चाइल्डहुड। ठीक है, इसे कहते हैं एलिमेंट्री स्कूल एज। एलिमेंट्री स्कूल एज मतलब यही वो समय है जब बच्चा पहली बार स्कूल जाता है। 6 से 12 वर्ष तक का ही वो टाइम होता है जब बच्चा स्कूल जाता है, इसलिए इसे एलिमेंट्री स्कूल एज कहते हैं। ठीक है, इसे गैंग एज भी कहते हैं, क्योंकि जब बच्चा स्कूल जाता है तो अपना एक फ्रेंड सर्कल बनाता है, ग्रुप बनाता है, या फिर ग्रुप्स में रहना पसंद करता है, तो इसलिए इसको गैंग एज कहा जाता है, गिरोह अवस्था या समूह अवस्था। ठीक है, गैंग एज कहते हैं लेटर चाइल्डहुड को। ठीक है, इसके बाद लेटर चाइल्डहुड को एज ऑफ सुडो मैच्योरिटी भी कहा जाता है। सुडो मैच्योरिटी का मतलब है मिथ्या परिपक्वता। आपने देखा होगा 6 वर्ष से लेकर के 12 वर्ष तक का जो समय होता है, इस दौरान बच्चे कई बार ऐसा कहते हैं, अरे अब तो मैं तो बड़ा हो गया हूँ, ये तो मैं अपने आप कर लूंगा, ठीक है आप रहने दो मामा, ये मैं अपने आप कर लूंगा। तो ये क्या है, उनको लगता है कि वो बड़े हो चुके हैं, अब वो उस काम को अपने आप कर सकते हैं, तो इसे कहते हैं मिथ्या परिपक्वता। दे फील लाइक दैट दे आर मैच्योर्ड। ठीक है, बट वो होते नहीं है, तो इसलिए इसको क्या कहा जाता है, सुडो मैच्योरिटी का एज या एज ऑफ सुडो मैच्योरिटी या मिथ्या परिपक्वता का काल। ठीक है, उत्तर बाल्यावस्था को कहते हैं जब बच्चा ये फील करता है कि वो मैच्योर हो चुका है, वो अपने काम को खुद कर सकता है। कई लोग इसे यूनिक टाइम भी कहते हैं, अनोखा काल भी कहते हैं। ठीक है, ट्रबलसम एज भी ये कहलाता है, यानी कि मुश्किलों से भरा हुआ काल या मुश्किल भरी परिस्थिति भी इसे कहते हैं। ट्रबलसम एज का मतलब है, फ्रॉइड एक व्यक्ति है, फ्रॉइड क्या कहते हैं, फ्रॉइड ने इस पीरियड का नाम दिया है लेटेंसी पीरियड। ठीक है, फ्रॉइड के अकॉर्डिंग ये लेटेंसी पीरियड है, और एरिक्सन इसे कहते हैं इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी, यानी कि अगर बच्चे को ठीक से प्यार केयर और वो सारी चीजें नहीं मिलेंगी तो उसके अंदर इंफीरियरिटी आ जाएगी, या फिर वो कहीं ना कहीं अपने आप को कमतर महसूस करने लग जाएगा एरिक्सन के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो एरिक्सन की थ्योरी को भी आगे जब कभी पढ़ेंगे, एरिक्सन की एक थ्योरी है जिसमें उन्होंने अलग अलग स्टेजेस के बारे में डिफाइन कर रखा है, तो वो चीज हम आगे कभी पढ़ेंगे। फिलहाल आप ध्यान रखेंगे कि चाइल्डहुड को एरिक्सन क्या कहते हैं, इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी। उसके बाद प्याजे कहते हैं इसे, प्याजे भी एक व्यक्ति है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, ये कहते हैं कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। ठीक है, इन्होंने भी अपनी 4 स्टेजेस बता रखी हैं, वो भी इनकी थ्योरी में हम जब कभी प्याजे की थ्योरी पढ़ेंगे तब। लेकिन फिलहाल ये जो समय है 6 से 12 वर्ष तक का जो समय है, इसे प्याजे कहते हैं कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। ठीक है, तो ये बात थी सारी चाइल्डहुड की। अभी मैंने आपसे किस किस चीज के बारे में बात करी, अर्ली चाइल्डहुड और लेटर चाइल्डहुड, जो कि 3 वर्ष से 6 वर्ष तक का समय है अर्ली चाइल्डहुड, और 6 वर्ष से 12 वर्ष तक का जो समय है वो है लेटर चाइल्डहुड। ठीक है, अर्ली मतलब 2 वर्ष से, ठीक है, अर्ली 2 वर्ष से 6 वर्ष, और लेटर 6 वर्ष से 12 वर्ष तक का समय। और इसके बारे में मैंने सारी चीजें बता दी कि इस एज को क्या क्या कहते हैं, किस किस ने इसका क्या क्या नाम दिया है, क्या क्या चीजें यहाँ डेवलप होती हैं। तो ये बात हो गई चाइल्डहुड की। अब आती है बात हमारी एडोलेसेंस यानी कि किशोरावस्था की, जो 12 से 18 वर्ष तक का समय होता है। ठीक है, किशोरावस्था जो है वो 12 से 18 वर्ष तक का समय है, 12 वर्ष से 18 वर्ष, और WHO के अकॉर्डिंग ये 19 वर्ष तक का है। लैटिन वर्ड एडोलेसेंस विच मीन्स ग्रो टू मेच्योरिटी, ये जो शब्द है एडोलेसेंस, ये कौन सा शब्द है, लैटिन का शब्द है, और इसका मतलब होता है ग्रो टू मेच्योरिटी या परिपक्वता की ओर बढ़ना। ठीक है, एडोलेसेंस का क्या मतलब है, परिपक्वता की ओर बढ़ना, मेच्योरिटी की ओर बढ़ना। ठीक है, स्टैनली हॉल कहते हैं जो एडोलेसेंस है वो पीरियड ऑफ स्ट्रेस एंड स्टॉर्म है, यानी तनाव एवं तूफान की अवस्था है। ऐसा कौन कहते हैं, स्टैनली हॉल। क्योंकि जो ये 12 से 18 वर्ष तक का जो समय होता है, इस दौरान बच्चे के अंदर बहुत तेजी से बदलाव आ रहे होते हैं, उसके मानसिक स्तर में, उसके फिजिकल लेवल पे बहुत तेजी से उसके अंदर बदलाव आ रहे होते हैं, और उसके अंदर बहुत सारे सवाल पैदा हो रहे होते हैं, या आप कह सकते हैं ये जो समय है एकदम से रैपिड चेंज का होता है, इसलिए ये जो काल है इसे स्टैनली हॉल कहते हैं, तनाव एवं तूफान की अवस्था। ठीक है, तनाव एवं तूफान का काल, ऐसा कहते हैं स्टैनली हॉल। एरिक्सन इसे कहते हैं आइडेंटिटी क्राइसिस। एरिक्सन के बारे में मैंने भी आपको बताया, एरिक्सन इसे इस मतलब एडोलेसेंस को कहते हैं आइडेंटिटी क्राइसिस, क्योंकि इस दौरान जो बच्चा होता है उसे ये पता ही नहीं होता कि वो कौन है, उसके अंदर इस तरीके के सवाल आ रहे होते हैं, उसे क्या करना है लाइफ में, वो कौन है, क्या उसकी उसकी आइडेंटिटी क्या है, उसकी पहचान क्या है, वो अपनी पहचान के लिए
परेशान होता है, उसके अंदर बहुत सारे सवाल आ रहे होते हैं। हिंदी में इसे कहेंगे पहचान का संकट। ठीक है, इस काल को एरिक्सन ने क्या बताया है? पहचान के संकट का काल या फिर आइडेंटिटी क्राइसिस। अब कुछ लोग इसे दो भागों में बांटते हैं, अर्ली एडोलेसेंस और लेटर एडोलेसेंस। ठीक है, उस दिन हमने स्टेजेस पढ़ी थी तो आपने उसमें देखा होगा कुछ लोगों ने इसे दो भागों में बांट रखा है, अर्ली और लेटर में। ठीक है, और कुछ ने तो शायद तीन में भी बांट रखा था, आपने देखा होगा। तो 12 से 16 वर्ष अर्ली हो जाता है, और लेटर की बात करेंगे अगर हम, तो 16 से 18 वर्ष हो जाएगा लेटर चाइल्ड, सॉरी एडोलेसेंस। ठीक है, तो ये बात हुई एडोलेसेंस के बारे में। इसे जो है क्या, इसे कहते हैं वोकेशनल एंजाइटी भी इसे कहते हैं। वोकेशनल एंजाइटी क्या है कि आगे कैरियर में क्या करना है, क्योंकि ये वो समय होता है जब बच्चे की पढ़ाई लगभग पूरी होने वाली होती है, उसके लाइफ का एक नया फेज शुरू होने वाला होता है, तो उसे किस तरफ जाना है, क्या काम करना है, कौन सा वोकेशनल उसे मतलब कौन सा व्यापार करना है या कौन सा ऑफिसर बनना है, क्या आगे करना है। तो आगे की जो लाइफ है उसके लिए उसको अ, चिंता रहती है, उसको परेशानी होती है, तो ये वोकेशनल एंजाइटी का टाइम भी कहा जाता है। और ये जो है प्यूबर्टी का टाइम भी है, यानी कि यहाँ पर यौनारंभ हो जाता है। जो चेंजेस हैं बॉडी के अंदर, जो सेक्सुअल चेंजेस हैं, सेक्सुअल जो ऑर्गन्स हैं वो डेवलप होने लग जाते हैं, मैच्योर होने लग जाते हैं, और बच्चा जो है वो परिपक्व होने लग जाता है, मैच्योर होने लग जाता है। तो ये प्यूबर्टी का टाइम है, यानी हिंदी में से कहते हैं यौवन आरंभ। इसे ट्रांजिशन पीरियड भी कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है ये, ट्रांजिशन पीरियड। ठीक है, इसे ट्रांजिशन पीरियड भी कहते हैं। ट्रांजिशन पीरियड का मतलब है कि एक एक अवस्था से दूसरी अवस्था में एकदम से जो बदलाव आ रहा है उसको कहते हैं ट्रांजिशन। जैसे बच्चा एक तरफ पहले चाइल्डहुड में था, यानी वो पूरी तरह से बच्चा था, और अब वो दूसरी तरफ एडल्टहुड में जा रहा है, यानी पूरी तरह से अब वो एक जवान व्यक्ति बनने जा रहा है। तो उसके बीच का टाइम होता है ये एडोलेसेंस। ठीक है, चाइल्डहुड और एडोलेसेंस के बीच का टाइम होता है, एकदम से ट्रांजिशन आता है, एकदम से बदलाव आता है, बच्चे से बिल्कुल बड़ा। तो इसलिए ये जो समय है इसे ट्रांजिशन पीरियड कहा जाता है, और इसे ब्रिज पीरियड भी कहते हैं। ब्रिज पीरियड मतलब चाइल्डहुड है और एडल्टहुड है, वही बात है कि चाइल्डहुड है और एडल्टहुड है, उसके बीच में ये एक ब्रिज की तरह है कि बच्चे से सीधा जवान, बच्चे से सीधा बड़ा, तो उसके बीच में एक ब्रिज की तरह होता है एडोलेसेंस या किशोरावस्था। ठीक है, बच्चे और बड़े के बीच में जो समय है, जो पीरियड है, किशोरावस्था है, इसलिए इसको ब्रिज पीरियड या ट्रांजिशन पीरियड कहते हैं। ठीक है, ये जो टर्म्स मैंने आपको बताई बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, इसलिए इसको बहुत ध्यान रखिएगा, और ना समझ में आया हो तो दोबारा पूछ लीजिएगा, नेक्स्ट क्लास में हम फिर से डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, इसके अलावा इस दौरान हीरो वर्शिप टेंडेंसी होती है। आपने देखा होगा 12 से 18 वर्ष तक के जो बच्चे होते हैं, वो किसी ने अगर किसी हीरो को देख लिया ना कि कोई हीरो है जो बहुत अच्छा एक्टिंग कर रहा है, बहुत अच्छा कुछ कर रहा है, तो वो उसको मानने लग जाएंगे, या जैसे यही भगवान है उनका, इस तरीके की इस तरह की चीजें वो करते हैं जो इस दौरान जो बच्चे होते हैं। जैसे अभी KGF 2 आई है, KGF चैप्टर 2, या RRR आई है, तो उनकी एक्टिंग और उनकी स्किल्स को देख करके इस दौरान जो बच्चे हैं उनसे बहुत ज्यादा प्रभावित होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जब KGF आई थी स्टार्टिंग चैप्टर 1, तो बहुत सारे लोगों ने यश की तरह ही अपने बाल बड़े बड़े रख लिए थे, है ना? तो ये क्या है? या फिर एक जो बहुत पुराना एग्जाम्पल है, वो तेरे नाम वाली जो मूवी आई थी, उसमें जब सलमान खान की वो तेरे नाम वाली हेयर स्टाइल बच्चों ने देखी है, लोगों ने देखी, तो उसकी तरह ही बाल उन्होंने करवा लिए तेरे नाम वाले। तो ये क्या है कि किसी को उन्होंने देखा और उससे बहुत ज्यादा प्रभावित हुए, और उसको अपना भगवान मान के, मतलब इस तरह की करने लगते हैं कि यही मेरा भगवान है, और उसकी तरह ही वो चीजें करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ये कहलाता है हीरो वर्शिप टेंडेंसी, जो इस दौरान देखने को मिलता है, किशोरावस्था के दौरान। ज्यादातर जवान लड़के हैं, ये जो बच्चे हैं 12 से 18 वर्ष तक के, ये आपको ऐसी चीजें करते हुए नजर आएंगे, इनके लिए ये ही भगवान हो जाते हैं। इसके बाद यहाँ पर बहुत ही तेजी से इमोशनल चेंजेस आ रहे होते हैं, सामवेगिक तौर पे बदलाव आ रहे होते हैं, बच्चे के अंदर बहुत सारे नए संवेगों का विकास हो रहा होता है। ठीक है, इसे थ्रेशोल्ड पीरियड भी कहते हैं। थ्रेशोल्ड पीरियड मतलब एकदम से तेजी से बदलाव होता है, वो बच्चे से लेकर के सीधा अब अचानक से एडल्ट हो रहा है। ठीक है, एक तेज
तीव्र बदलाव हो रहा है, इसलिए इसको थ्रेशोल्ड पीरियड कहते हैं। ठीक है। मैक्सिमम इंटेलेक्ट डेवलप, इस दौरान जो बच्चे का इंटेलेक्ट है यानी जो बौद्धिक विकास है वो लगभग लगभग पूरी तरह से डेवलप हो जाता है, पूरी तरह से विकसित हो जाता है। आगे है डेवलपमेंट ऑफ लीडरशिप, लीडरशिप जैसी जो क्वालिटीज हैं वो भी विकसित होने लगती हैं इस दौरान बच्चे में। ठीक है। लैक ऑफ स्टेबिलिटी एंड एडजस्टमेंट, इस दौरान बच्चे के अंदर या बाहर आप हर तरफ जब देखेंगे तो उसके अंदर स्टेबिलिटी की कमी होती है। मतलब कभी उसका मूड कुछ है, कभी कुछ है, कभी उसे अलग तरह के फीलिंग्स आ रही हैं, कभी उस तरह उसका व्यवहार अलग है। एक मतलब एक एडजस्टेड और स्टेबल व्यक्ति, एक जो बच्चा है वो ह्यूमन बीइंग वो नहीं होता है इस दौरान। ठीक है। क्योंकि उसके अंदर बहुत तेजी से बदलाव आ रहे हैं, चाहे वो इमोशनल लेवल पे है, सोशल लेवल पे है, फिजिकल लेवल पे है। तो वो चीजों को अडॉप्ट करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, एडजस्ट करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। ठीक है। इस दौरान फीलिंग ऑफ रिवोल्ट, इस दौरान आपने देखा होगा बच्चों में एक विद्रोह की भावना होती है कि भाई अगर कहीं कुछ गलत हो रहा है तो अब मैं इसको सब सही करके रहूंगा, अब मेरे सामने कोई आए मैं तो सब कुछ करके ठीक करके छोड़ूंगा। ठीक है। या फिर कहीं उसको कहीं कुछ गलत देखा, ये लोग कैसे से हैं, ये गलत करते हैं, ये ऐसा है ऐसा है, मैं सारी दुनिया पलट दूंगा, मैं ठीक कर दूंगा सब, ये वो तो ये सारी चीजें क्या है, ये फीलिंग ऑफ रिवॉल्ट है, ये विद्रोह की जो भावना है इस दौरान बच्चों के अंदर होती है। 12 से 16 वर्ष में यानी अर्ली एडोलेसेंस के टाइम पे होती है। फिर धीरे धीरे वो समझदार होते हैं, मैच्योर होते हैं, फिर उन्हें समझ आती है चीजें। ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ क्रिमिनल टेंडेंसी, यानी इस तरह की जो भावनाएं हैं वो भी इसी दौरान विकसित हो जाएंगी अगर बच्चे को सही दिशा नहीं दी गई। ठीक है। इसलिए कहा जाता है कि बचपन में बच्चों का ख्याल रखना जरूरी है, आगे तो फिर वो अपने आप भी सारी चीजें मैनेज कर ही लेंगे। तो ये जो 18 वर्ष तक का जो समय है, इस दौरान तक बच्चे को सही दिशा दिखाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, एडोलेसेंस तक का टाइम। ठीक है। तो ये सारी बात थी एडोलेसेंस की। मैंने आपको सारी स्टेजेस की कैरेक्टरिस्टिक्स बता दी। एडोलेसेंस के बारे में हमने बात कर ली, किशोरावस्था के बारे में, बाल्यावस्था के दोनों जो चरण है, पूर्व बाल्यावस्था उत्तर बाल्यावस्था, ये मैंने आपको बता दिया। इन्फेंसी मैंने आपको बता दी 0 से 2 ईयर्स। ठीक है। शैशवावस्था और प्रीनेटल पीरियड जो है प्रसव पूर्ण अवस्था, वो भी मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। अब इसके बाद एक छोटी सी चीज और है जो यहाँ पर आज हमें डिस्कस करनी है। कुछ डिसऑर्डर्स हैं जो ईटिंग से रिलेटेड है, यानी खाने से रिलेटेड। एडोलेसेंस के टाइम पे कुछ डिसऑर्डर्स हैं जो नॉर्मली लड़कों या लड़कियों में देखने को मिलते हैं। ठीक है। किशोरावस्था के दौरान खाने पीने से लेकर के जुड़े हुए कुछ ईटिंग डिसऑर्डर्स हैं, यानी कि कुछ समस्याएं हैं, जिसका नाम है, एक तो एनोरेक्सिया नर्वोसा और दूसरा होता है बुलिमिया नर्वोसा। 12वीं क्लास में अगर आपने फिजिकल एजुकेशन वगैरह पढ़ी होगी तो वहां पर ही आपको चीजें पढ़ने को मिली होंगी। एनोरेक्सिया नर्वोसा और बुलिमिया नर्वोसा ये क्या है, डिसऑर्डर्स हैं खाने से जुड़े हुए। एनोरेक्सिया नर्वोसा के अंदर जो व्यक्ति है वो बहुत ज्यादा फास्टिंग करता है, बहुत ज्यादा उपवास व्रत ये सब रखता है, डाइटिंग करता है। ये ज्यादातर लड़कियों में पाया जाता है। उनको लगता है यार मैं कहीं बहुत ज्यादा मोटी तो नहीं हो गई, हमेशा अपने मोटे होने की चिंता लगी रहती है ना। तो वो डाइटिंग, इस दौरान उनको लगेगा कि यार मैं बहुत मोटी हो रही हूँ, तो फिर वो खाना पीना छोड़ देंगे एकदम से। तो ये जो फीलिंग है, ये जो प्रॉब्लम है, ये होती है एनारोक्सिया नर्वोसा। ठीक है। कि उन्हें हमेशा फील होगा ऐसा कि मेरा वेट बहुत ज्यादा बढ़ा जा रहा है, मैं बहुत ज्यादा मोटी हो गई हूँ, अब मुझे डाइटिंग करना चाहिए, मुझे खाना छोड़ देना चाहिए। तो ये है एनोरेक्सिया नर्वोसा। बुलिमिया नर्वोसा जो है वो ज्यादातर जो है मेल्स में देखने को मिलता है, वैसे दोनों में हो सकता है लेकिन ज्यादातर मेल्स में देखने को मिलता है। और इसमें बिंज ईटिंग होती है। बिंज ईटिंग मतलब एक बार में खूब भर के खा लेना, एकदम पेट भर के, फिर उसके बाद वॉमिटिंग करना। ठीक है। एक बार में एकदम ही बहुत बुरी तरीके से भर के खा लेना और उसके बाद फिर वॉमिटिंग करना, तो ये क्या क्या है, ये कहलाता है बुलिमिया नर्वोसा। ठीक है। तो ये दो तरह की डिसीज हैं, जिसमें डिसऑर्डर्स हैं, जिसमें एक में तो आप फास्टिंग बहुत ज्यादा होती है कि उन्हें लग रहा है उनका वजन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, और दूसरे में बिंज ईटिंग यानी बहुत ज्यादा एक बार में खा लेना, ये होता है। अब इसके बीच में थोड़ा सा डिफरेंस समझने की कोशिश करते हैं। एनोरेक्सिया नर्वोसा मेनली रेफर्स टू स्टार्विंग ऑन पर्पस टू क्रिएट अ स्केलेटल लाइक बॉडी, यानी कि एक स्केलेटल लाइक हड्डल एकदम बॉडी हो ना, हड्डल सा शरीर पाने के लिए
एक पर्पस के थ्रू वो अपना खाना पीना छोड़ देंगे, और ये जो फीलिंग है कि भाई मुझे एकदम पतला दिखना है, एकदम स्लिम दिखना है, तो ये कहलाता है एनोरेक्सिया नर्वोसा। ठीक है। बुलिमिया नर्वोसा रेफर्स टू अ बिंज ईटिंग फॉलोड बाय पर्जिंग रिजल्टिंग इन एन एवरेज और ओवरवेट बॉडी ड्यू टू द रेजिडुअल अमाउंट ऑफ कैलोरी। बहुत ज्यादा खा लेना, जिससे क्या होता है उनकी जो बॉडी है ओवरवेटेड हो जाती है, या कैलोरीज बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं उनकी बॉडी में। ठीक है। तो एक में तो बिल्कुल खाना पीना छोड़ दिया जाएगा, और एक में एकदम भर के खाया जाएगा। पेशेंट्स आर वेरी थिन और इमासिएटेड इमासिएटेड मोस्ट ऑफ द टाइम, मतलब जो है एकदम ज्यादा पतले, एकदम सूखे हड्डल से रहेंगे इस दौरान जो पेशेंट्स हैं। ठीक है। और इसमें पेशेंट्स यूजुअली हैव एन एवरेज वेट और आइडियल फॉर देयर हाइट एंड एज, और इन सम केसेस एन ओबेस बॉडी। या तो बहुत ज्यादा मोटे होंगे, या उनका एक एवरेज वेट इसमें होता है। ठीक है। पेशेंट्स रिफर्स टू स्टार्व और ईट लेस, मतलब वो बहुत ज्यादा कम खाना प्रेफर करते हैं, और यहाँ पर जो है बहुत ज्यादा हैवी मीलिंग, यानी बहुत ज्यादा हैवी मील खाया जाता है। ठीक है। मे रिजल्ट्स इन कंडीशंस लाइक एमेनोरो, ऑस्टियोपोरोसिस या इनफर्टिलिटी। इस तरह की जो कुछ बीमारियां हैं वो हो सकती हैं अगर इस तरह की चीजें की जाएं, भाई बहुत ज्यादा खाना पीना छोड़ दिया जाए, या इस तरह की चीजें अगर बहुत ज्यादा टाइम तक चलती हैं, तो ये जो कुछ बीमारियां हैं ये देखने को मिल सकती हैं इसमें। ठीक है। may results in heart failure, damage to esophagus and teeth। बुलिमिया में जो परेशानी है उससे क्या हो सकता है कि हार्ट डिसीज देखने को मिल सकती है, हार्ट अटैक जैसी बीमारी हो सकती है, या फिर आपकी जो ओएसोफेगस है, जो खाने वाली पाइप है जिससे आपका खाना पेट तक जाता है, वो पाइप खराब हो सकती है, वो डैमेज हो सकती है। ठीक है। आपके दांतों में प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स थी जो बुलिमिया नर्वोसा और एनोरेक्सिया नर्वोसा के बारे में हमने समझा। ठीक है। एनारोक्सिया नर्वोसा की क्या साइन है, क्या उसके चिन्ह हैं, कैसे आपको पता चलेगा कि जो टीन्स हैं उनमें एनारोक्सिया नर्वोसा है। तो ये कुछ उसके चिन्ह हैं, जैसे कि उनको ऐसा लगेगा कि यार उनका वजन हमेशा बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, या कहीं कुछ ज्यादा ना बढ़ जाए। वो हमेशा लगभग डाइटिंग पे रहेंगे, हमेशा कुछ ना कुछ बहुत कम खाएंगे, चीजों को अवॉइड करेंगे, खाएंगे पियेंगे ही नहीं। ठीक है। जो भी खा रहे होंगे उसमें 10 चीजें बार बार रिस्ट्रिक्शंस होंगी कि मतलब क्या खा रहे हैं, वो हेल्दी है, उसमें कितनी कैलोरीज हैं, इन सब की बहुत ज्यादा चिंता रहेगी उनको। ठीक है। बीइंग ऑब्सेस्ड विद डाइट एंड कैलोरीज, कितनी डाइट उनने खाई, कितना घंटा उन्होंने चला, कितना उन्होंने काम किया, मतलब हर चीज एकदम ऐसा जैसे ये दिख रहा है ना आपको, नोट बना के रख रखा है, भाई मुझे एकदम नाप तोल के खाना है, ऐसा उनका हाल हुआ। ठीक है। एक्सेसिव एंड कंपल्सिव एक्सरसाइज, बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करेंगे, बहुत ज्यादा, मतलब कुल मिला के एकदम चिंतित होंगे, चिंतित व्यक्ति, एकदम चिंता वाले प्राणी। ठीक है। कि यार मैं कहीं मोटा ना हो जाऊं, मोटी ना हो जाऊं। ठीक है। ज्यादातर ये जो गर्ल्स में ही पाया जाता है, ये वाली जो प्रॉब्लम है। उसके बाद आता है कॉमन सिम्टम्स ऑफ बुलिमिया नर्वोसा। बुलिमिया नर्वोसा की क्या सिम्टम्स है? बहुत ज्यादा अमाउंट में खाना खा लेना। ठीक है। एक्सपीरियंसिंग फीलिंग ऑफ गिल्ट, शेम और एंजाइटी आफ्टर ईटिंग। पहले तो बहुत ज्यादा खा लेंगे, उसके बाद फिर सोचेंगे अरे यार इतना सारा खा लिया, अब मैं मोटा ना हो जाऊं, मेरा वजन ना बढ़ जाए, या मेरा पेट निकल आया है, या उनको शर्म या एंजाइटी जैसी चीजें फील होंगी। ठीक है। फिर उसके बाद क्या करेंगे, वो वॉमिटिंग कर देंगे। पहले तो खूब सारा भर लेंगे, फिर वो वॉमिटिंग करेंगे कि उनका वेट ना बढ़ जाए, या फिर वो बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करेंगे और बचेंगे कि हमारा वजन ना बढ़ जाए। फिर उसके लिए वो चिंता करेंगे कि उनका जो बॉडी वेट है वो खराब ना हो रहा हो। मतलब एक बार तो पहले खूब भर के खा लेना, फिर बाद में चिंता करना। तो ये कुछ सिम्टम्स हैं जो बुलिमिया नर्वोसा के हैं। ठीक है। कुछ दवाइयों वगैरह का भी यूज कर सकते हैं वो वजन को बढ़ाने से रोकने के लिए। तो ये कुछ सिम्टम्स थे जो इससे रिलेटेड थे। तो ये सारी कहानी थी हमारे आज के इस क्लास की। मैंने आपको क्या क्या चीजें बताई, 5 स्टेजेस बताई, और पांचों स्टेजों के बारे में, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स, उनके बारे में पूरी डिटेल में इंफॉर्मेशन को हमने बताया, और 2 डिसऑर्डर्स बताए मैंने, एनोरेक्सिया नर्वोसा और बुलिमिया नर्वोसा। ठीक है। ये दो ये दो डिसऑर्डर्स बताए। अब ये जो पीडीएफ है वो जल्दी ही 1-2 क्लास में ये पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ये मैंने पूरा चैप्टर यहाँ पे कवर कर लिया है, सारी चीजें एक ही पीडीएफ में, सब इंपॉर्टेंट चीजें हैं। और ये पूरी पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर
या फिर ये सर्च कर लो उत्कृष्ट उपाध्याय टेलीग्राम पे, वहां से चैनल ज्वाइन कर लो, या डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहां से डायरेक्ट चले जाओ। लेकिन इस मेहनत का ख्याल जरूर रखना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना प्लीज, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब ना किया हो। ठीक है, अगली क्या क्लास में क्या पढ़ना है थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट, यानी विकास को थोड़ा सा और समझने के लिए उसके कुछ सिद्धांत हैं, उन सिद्धांतों को समझने की कोशिश नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, उसके बाद फैक्टर्स अफेक्टिंग स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, ये एक दो चीजें कुछ बची हैं और ये हमें नेक्स्ट क्लास में पढ़नी है। ठीक है, तो आज की क्लास में बस हम इतनी ही बात करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिए और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। अपना ख्याल रखिए, खूब सारी मेहनत कीजिए, पढ़ाई कीजिए। मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय, हैव अ गुड डे।